हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीपीओ का 3 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 3 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का जो है वर्णन किया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है वो किया गया है। तो भाग 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अनुच्छेद की बात कर ले तो देखिए, मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है ना, ये आपका अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स ये जो आपका किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है ना, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान के भाग 3 को जो है भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में भी जो वो वर्णित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मूल रूप से यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था ना, तो हमारे संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान था ना, वो शामिल किया गया था। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो देखिए, वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मूल संविधान में जो है कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था, तो देखिए, मूल संविधान में जो आपके 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, यानी 7वां जो मौलिक अधिकार था ना, वो कौन सा था? तो ये आपका संपत्ति का अधिकार था, जिसे जो आपका अनुच्छेद 31 में जो वो रखा गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका संपत्ति का अधिकार था ना, इसे जो है 44वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1978 में हुआ था, और इसके द्वारा जो है मौलिक अधिकारों की सूची से जो है संपत्ति के अधिकार को जो वो आपका हटा दिया गया था। और बात कर ले वर्तमान में संपत्ति का अधिकार, ये जो आपका किस भाग और किस अनुच्छेद में जो है इसका प्रावधान किया गया है। तो देखिए, संपत्ति के अधिकार को जो है ये संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला आपका समानता का अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक है। फोर्थ आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। इसके अलावा अगर फिफ्थ की बात कर ले तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये जो आपका अनुच्छेद 29 और 30 में है। इसके अलावा ये जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो आपका अनुच्छेद 32 में है। तो वर्तमान में ये जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले, ये तो आपका भाग 3 हो गया। भाग 4 में जो है किसका वर्णन किया गया है? तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी का जो वर्णन है ना, ये आपके भाग 4 में किया गया है। वहीं अगर ये आपका मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य अगर पूछा जाए तो देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो वर्णन है ना, ये आपके संविधान के भाग 4A में किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ध्रुवसेन द्वितीय ये जो आपके किस राजवंश के जो है ये शासक थे। तो देखिए, ये जो आपके ध्रुवसेन द्वितीय थे ना, ये आपके मैत्रक वंश के जो वो शासक थे। तो मैत्रक वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके ध्रुवसेन द्वितीय थे ना, ये भारत में कहां पर शासन किए थे? तो ये आपके पश्चिमी भारत में जो ये शासन किए थे। इसके अलावा बात कर ले मैत्रक राजवंश के बारे में, तो देखिए, मैत्रक राजवंश की जो स्थापना है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका भट्टारक के द्वारा किया गया था। और मैत्रक राजवंश की जो राजधानी थी ना, ये आपका वल्लभी था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य शासक की बात कर ले जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि पुलकेशिन द्वितीय, ये जो आपके किस वंश से संबंधित है? तो देखिए, पुलकेशिन द्वितीय जो है ये आपके चालुक्य वंश से संबंधित है। और इनका जो शासन काल है ये आपका 610 से लेकर जो है 642 सी तक रहा था। इसके अलावा नरसिंह वर्मन की बात कर ले तो देखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम का जो ये आपका रहा था ना, किस वंश से संबंधित है? तो ये आपके पल्लव वंश से संबंधित है। इसके अलावा स्कंद गुप्त की बात कर ले तो देखिए, ये जो आपके स्कंद गुप्त थे ना, ये आपके गुप्त वंश से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तानसेन ये जो है किसके दरबारी संगीतकार थे। तो देखिए ये जो आपके तानसेन थे ना, ये अकबर के 9 रत्नों में से जो है एक संगीतकार थे। तो अकबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तानसेन को जो है मियाँ की उपाधि भी जो वो दिया गया था, और किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपका अकबर के द्वारा ही जो वो दिया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तानसेन उन्हें जो है ये जो उपाधि है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के द्वारा जो है ये उपाधि जो वो दिया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अकबर के द्वारा जो है तानसेन को कांताभरण वन विलास की उपाधि भी जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर अकबर की बात कर ले तो देखिए अकबर के द्वारा ही जो है ये आपका इलाहाबाद जो शहर था ना, इसकी स्थापना जो वो किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अकबर के द्वारा ही जो है आपके दिन इलाही के रूप में जो है ये नए धर्म का जो पेश है वो किया गया था। और मनसबदारी प्रणाली की भी जो शुरुआत है ना, ये आपका अकबर के द्वारा ही जो वो किया गया था। इसके अलावा पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये आपका किसके मध्य हुआ था, तो ये आपका अकबर और हेमू के मध्य ही हुआ था, जिसमें अकबर ने जो है हेमू को हरा दिया था। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ना, ये आपका किस वर्ष यानी कब जो है वो लड़ा गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का जो निर्माण है ना, ये भी आपका अकबर के द्वारा ही जो वो करवाया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सुलह एक कुल नीति का भी जो पालन है ना, ये अकबर के द्वारा ही जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में जो है अकबर का शासनकाल जो है पूछा जाता है। तो देखिए अकबर का जो शासनकाल है ना, ये आपका 1556 से लेकर जो है 1605 तक रहा था। यानी आपका जो पानीपत का दूसरा युद्ध है ये आपका 1556 में ही लड़ा गया था। इसके अलावा अगर हुमायूं की बात कर ले तो देखिए हुमायूं का जो शासनकाल है ना, ये आप देख सकते हैं डेट, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो हुमायूं था ना, ये आपका बाबर का पुत्र था। और दीनपनाह शहर की भी जो स्थापना है ना, ये आपके 1533 में जो है हुमायूं के द्वारा ही जो वो किया गया था। इसके हुमायूं के द्वारा ही जो है आपके शेरशाह सूरी के द्वारा 2 युद्ध जो है वो प्रमुख युद्ध जो है वो लड़े गए थे। जैसे कि पहला युद्ध आपका चौसा का युद्ध, और चौसा का युद्ध जो है ये कब हुआ था, तो ये आपका 1539 में हुआ था। और दूसरा आपका कन्नौज का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। और कन्नौज का जो युद्ध है ना, ये आपके 1540 ईस्वी में जो है वो लड़ा गया था। और ये दोनों युद्ध में जो है ये आपका हुमायूं जो है वो हार गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भूटिया नृत्य ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका भूटिया नृत्य है ना, ये आपका सिक्किम राज्य का एक लोक नृत्य है। तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सिक्किम राज्य के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए छू फाट, याक छाम, संगीनी, तामागन सेलो, इसके अलावा ज्ञानी, शब्दों और सिंघनी चाम, ये सभी जो नृत्य है ना, ये आपके सिक्किम राज्य के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा अन्य राज्य के लोक नृत्य की बात कर ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि जाट जटिन, पनवारिया, विदेशिया और कजारी, ये जो नृत्य है ना, ये आपके बिहार राज्य के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा गुजरात की बात कर ले तो गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, चूरन और भवई, ये जो नृत्य है ना, ये आपके गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर और जागोर, ये सभी जो आपके हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ, संथाली डांस, ये सभी जो आपके पश्चिम बंगाल के जो है वो आपके लोक नृत्य हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर छऊ जो है ये आपका पश्चिम बंगाल का नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि छऊ के जो आपके 3 प्रकार होते हैं, और वो 3 प्रकार जो है मैं प्रीवियस वीडियो में भी जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे कि आपका एक तो आपका पश्चिम बंगाल का छऊ जो है वो लोक नृत्य है, एक आपका झारखंड का है, और एक आपका उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। इसके अलावा अगर पंजाब राज्य के लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए भांगड़ा, गिद्धा, दफ, धामल, दंकारा, ये सभी जो आपके पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। राजस्थान राज्य के लोक नृत्य की बात कर ले तो घूमर, गणगौर, झूलन लीला, कालबेलिया और छरी, ये सभी जो आपके राजस्थान राज्य के लोक नृत्य हैं। तमिलनाडु की बात कर ले तो देखिए भरतनाट्यम जो ये आपका तमिलनाडु का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, ना कि लोक नृत्य, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कुम्मी, कोलट्टम, कवाड़ी अट्टम, ये सभी जो आपके तमिलनाडु राज्य के लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो नौटंकी, रासलीला, कजरी और चापेली, ये सभी जो आपके उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। और यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है ना, ये आपका कथक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस शासक ने सबसे पहले जो है अजमेर को अपनी राजधानी जो है वो बनाई थी। तो देखिए ये जो आपका अजय राज चौहान थे ना, इन्होंने जो है सबसे पहले अजमेर को अपनी राजधानी जो है वो बनाई थी। तो अजय राज चौहान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अजय राज, ये जो आपके किस वंश के महान शासक थे, तो ये जो आपके चौहान वंश के जो है वो महान शासक थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अजमेर किले का भी जो निर्माण है ना, ये आपके अजय राज के द्वारा ही जो है वो आपका करवाया गया था। इसके अलावा अजय देव, ये जो आपका नाम का जो चांदी के सिक्के हैं ना, ये आपके जो इन्हीं के द्वारा जो वो शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि माई लाइफ, ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। तो देखिए ये जो आपका माई लाइफ है ना, ये आपके पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की जो है ये आपका आत्मकथा है। तो बिल क्लिंटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका माई लाइफ जो पुस्तक है ना, ये आपका 2004 में जो ये आपका प्रकाशित हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। तो देखिए पृथ्वीराज रासो की बात कर ले तो ये जो आपका हिंदी भाषा में लिखा गया जो एक महाकाव्य है, और ये जो आपका महाकाव्य है ना, ये आपके पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उनके चरित्र का वर्णन जो है इस महाकाव्य में जो वो किया गया है। और ये जो आपका पृथ्वीराज रासो है ना, ये आपके चंद्र बरदाई के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो चंद्र बरदाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले पृथ्वीराज रासो, ये जो आपका किस शताब्दी में इसकी रचना किया गया था। तो इसकी जो आपका 12वीं शताब्दी में जो वो रचना जो है वो किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो में जो है कितने सर्ग हैं। तो देखिए पृथ्वीराज रासो में जो है ये आपके 69 सर्ग हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका जो है काल बैसाखी से जो है पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि काल बैसाखी जो होता है ना, ये आपके तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के साथ अलग अलग तूफानों का जो है ये आपका मौसम है। यानी आपका तेज हवाएं चलने वाली जो है ये आपका मौसम है। और ये जो आपका काल बैसाखी है ना, ये आमतौर पर मानसून तक अप्रैल के महीने से जो है ये आपका शुरू होता है। और ये जो आपका किस राज्य का जो है आपका मौसम है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य का जो एक मौसम है। तो आप एग्जैक्टली बताइएगा कि प्रश्न जो है वो क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि तीजन बाई किस प्रदर्शन कला से जो है वो जुड़ी है। तो देखिए तीजन बाई की बात कर ले तो ये जो आपका पंडवानी प्रदर्शन कला से जो है वो जुड़ी है। तो पंडवानी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पंडवानी की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका पंडवानी है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य का जो है एकल नाट्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा तीजन बाई की बात कर ले तो देखिए तीजन बाई को जो है भारत सरकार के द्वारा 1987 में पद्मश्री, 2003 में जो है पद्म भूषण और 2019 में जो इन्हें पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि विच डांस एकेडमी इज इस्टेब्लिश्ड बाय मृणालिनी साराभाई, यानी मृणालिनी साराभाई के द्वारा जो है किस डांस एकेडमी की स्थापना जो है वो किया गया था। तो देखिए मृणालिनी साराभाई के द्वारा जो है ये आपका दर्पण एकेडमी और परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये जो आपका एकेडमी था ना, इसकी स्थापना जो है मृणालिनी साराभाई के द्वारा किया गया था। तो दर्पण एकेडमी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले दर्पण एकेडमी की स्थापना कब और कहाँ पर किया गया था। तो देखिए इसकी जो स्थापना है ना, ये आपका 1949 में अहमदाबाद में जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले मृणालिनी साराभाई, ये जो आपका किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए मृणालिनी साराभाई का जो संबंध है ना, ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। और इन्हें जो 1992 में जो है पद्म भूषण और 1965 में जो है इन्हें पद्मश्री से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर मृणालिनी साराभाई की बात कर ले तो ये जो आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की जो ये पत्नी थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भरतनाट्यम की बात कर ले तो भरतनाट्यम जो ये आपका तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, जो कि आपका एक एकल स्त्री नृत्य है। और इसके अगर प्रमुख कलाकारों की बात कर ले तो देखिए भरतनाट्यम नृत्य के प्रमुख कलाकारों में पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वैजंती माला, स्वप्न सुंदरी, रोहिंटन कामा, लीला सैमसन और बाला सरस्वती, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में
15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में जो है ये शामिल किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सिंधी भाषा को जो है 21वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1967 में हुआ था और इसी के माध्यम से जो है 8वीं अनुसूची में 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में जो है इसे शामिल किया गया था। तो 21वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था ना, उसमें 8वीं अनुसूची में जो है मूल रूप से आपके 14 भाषाओं की जो है वो शामिल किया गया था। इसके अलावा वर्तमान में आपके 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं, तो ये आपके 22 भाषाएं हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 1992 में हुआ था और इसमें जो आपके 3 और भाषाओं को जो है वो ऐड किया गया था। और वो 3 भाषाएं कौन कौन सी थी, तो पहला आपका कोंकणी, सेकंड आपका मैतई जिसे आप मणिपुरी कहते हैं, थर्ड आपका नेपाली। ये 3 भाषाओं को जो है आपके 71वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसे शामिल किया गया था। इसके अलावा अगर 92वें संविधान संशोधन की बात कर लें तो देखिए 92वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2003 में हुआ था और इसमें 8वीं अनुसूची में जो है आपके 4 भाषाओं को जो वो जोड़ा गया था। और वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी, तो पहला आपका बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ये 4 भाषाओं को जो है 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है इसे जोड़ा गया था। और इसमें जो आप इसी भाषा को जोड़ने के बाद जो है आपकी 8वीं अनुसूची में टोटल जो आपके 22 भाषाएं हो गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का जो गठन है ना, ये भारतीय संविधान के किन प्रावधानों के तहत जो है वो किया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की बात कर ले तो ये जो आपका भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है जो आमतौर पर महिलाओं को जो है प्रभावित करने वाली सभी नीतिगत मामलों पर जो है सरकार को जो है ये सलाह देती है। और देखिए इनका जो गठन है ना, ये आपका जनवरी 1992 में जो है भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत जो वो किया गया था। तो जनवरी 1992 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन्हें जो है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के रूप में जो है इन्हें परिभाषित भी जो वो किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य क्या है, तो देखिए इनका जो उद्देश्य है ना, वो भारत में महिलाओं के अधिकारों को जो है प्रतिनिधित्व करना और उनसे जुड़े मुद्दे एवं चिंताओं के लिए जो है अभिव्यक्ति जो है वो प्रदान करना है। ये जो आपका मुख्य उद्देश्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ना, ये आपके 24 सितंबर 1873 में जो है ये आपका ज्योतिबा फूले के द्वारा महाराष्ट्र में जो वो किया गया था। तो ज्योतिबा फूले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है अरुंधति रॉय के द्वारा जो है वो लिखी गई है। तो देखिए इसके ऑप्शन तो मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द डॉक्टर एंड द सेंट बुक, इसके अलावा माई सेडिशियस हर्ट बुक, ये सभी जो पुस्तक है ना, ये आपके अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अरुंधति रॉय जो है मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली जो है ये आपके पहली भारतीय महिला थी। और इन्हें जो है मैन बुकर पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, तो ये आपका 1997 में जो वो सम्मानित किया गया था। और किस उपन्यास के लिए जो है अरुंधति रॉय को 1997 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए ये जो आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये जो पुस्तक है ना, यानी ये जो उपन्यास है ना, इन्हीं उपन्यास के लिए जो है इन्हें मैन बुकर पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि माधवी मुद्गल ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए माधवी मुद्गल की बात कर ले तो ये आपका ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो ओडिसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि माधवी मुद्गल को जो है 1990 में पद्मश्री पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकारों की बात कर ले तो देखिए आधा कातिकर, इसके अलावा मोहन महापात्रा, पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बेहरा, मायाधर रावत, संयुक्ता पानीग्राही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुद्गल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, शेरोन लोवेन, इसके अलावा मृता बारबी, अदिति बंदोपाध्याय, अरुण मोहंती, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना ये जो है कब और किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है ना, ये आपके देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को किया गया था। तो देवेंद्र नाथ ठाकुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंजाब के कुल संसद सदस्य में जो है कितने लोकसभा सदस्य हैं। तो देखिए पंजाब में जो आपके कुल जो है 20 संसद सदस्य हैं, जिसमें आपका 13 लोकसभा सीट है और 7 जो है वो राज्यसभा सीट है। तो लोकसभा के बारे में पूछा गया था, तो 13 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर राज्यसभा में आगे की शिफ्टों में पूछ दिया जाए तो ये आपका 7 सीट है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सरकार द्वारा किस आय को जो है निम्न आय की श्रेणी में जो वो रखा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यदि आपके परिवार की वार्षिक आय जो है ये आपका 3 से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है, तो आप जो है आप लोअर इनकम ग्रुप कैटेगरी में यानी निम्न आय समूह के कैटेगरी में जो है आप आते हैं। तो 3 से 6 लाख आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पहला जो कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल जो खेल हुआ था ना, ये कब हुआ था। तो देखिए पहला जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ना, ये आपका 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित किया गया था। तो 1930 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत ने जो है राष्ट्रमंडल खेल में कब जो है शामिल हुआ था। तो देखिए भारत के द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों में जो भाग है ना, ये आपका 1934 के लंदन जो है राष्ट्रमंडल खेल में जो वो लिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में जो है अब तक एक ही बार जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन जो वो किया गया है। और भारत में जो है किस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था, तो ये आपका 2010 में जो वो किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, तो ये आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके अलावा 2022 के अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर ले, तो देखिए 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ना, ये आपका इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये जो है कब हुआ था। तो देखिए आपके 3 जो है गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें पहला गोलमेज सम्मेलन जो है आपका ये 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये आपका 1931 में हुआ था, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये आपका 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक जो है आपका ये सम्मेलन हुआ था। तो 1932 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी जी जो है वो भाग लिए थे कांग्रेस के तरफ से। तो देखिए दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, इसमें जो है कांग्रेस के तरफ से जो है महात्मा गांधी जी जो है वो भाग लिए थे। इसके अलावा तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो ये आपके कौन शामिल हुए थे, तो देखिए भीमराव अंबेडकर जो है ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है ये आपके भाग लिए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, क्वेश्चन यहाँ पर सही से नहीं लिखा गया। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारत में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाने का जो अधिकार है ना, ये किसके पास होता है। तो देखिए भारत में जो आपातकाल लगाने का जो अधिकार है ना, ये राष्ट्रपति के पास होता है। तो राष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपातकाल का जो प्रावधान है ये किस अनुच्छेद और किस भाग में है। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग आपका 18 में जो है इसका संबंध जो है वो आपका उल्लेखित जो वो किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में जो आपके 3 प्रकार के आपातकाल जो वो लगाए जाते हैं। पहला आपका राष्ट्रीय आपातकाल, सेकंड आपका राष्ट्रपति शासन जिसे आप राज्य आपातकाल बोलते हैं, थर्ड आपका वित्तीय आपातकाल। ये 3 प्रकार के जो है आपातकाल जो है वो लगाए जाते हैं। और ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल ये जो आपके किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका अनुच्छेद 352 में है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन की बात कर ले तो ये आपका अनुच्छेद 356 में है। और वित्तीय आपातकाल जो है ये आपका 360 में है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 352 के तहत जो है अब तक भारत में जो है 3 बार आपातकाल की घोषणा जो वो की गई है। और वो 3 बार कब कब, तो 1962, 1971 और 1975 में जो वो किया गया है। 1962 और 1971 में जो है ये आपके बाहरी आक्रमण के कारण जो है ये आपका जो है आपातकाल जो वो लगाया गया था। और 1975 में जो है आपके आंतरिक अशांति के कारण जो है ये आपातकाल जो है वो आपका लगाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है खरीफ की फसल है। तो देखिए खरीफ की फसल की बात कर ले तो देखिए चावल, मक्का, बाजरा, रागी, चारा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सभी जो आपके खरीफ फसल के उदाहरण हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने प्रश्न जो है जीके के मुझे मिले थे। अब हम लोग इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में आपका एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आया था कि पानी से डर लगना, इसको जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए पानी से, जिस व्यक्ति को पानी से डर लगता है ना, उसे जो है हाइड्रोफोबिया जो है वो कहा जाता है। तो हाइड्रोफोबिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर साइनोनिम और एंटोनिम की बात
तो एक जो आपका प्रोडक्टिविटी का जो है एंटोनीम पूछा गया था। तो देखिए प्रोडक्टिविटी का जो एंटोनीम होता है ना, ये आपका स्टैग्नेशन होता है। तो स्टैग्नेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया था कि जिनके हैंडराइटिंग सुंदर होती है उन्हें जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए जिनके हैंडराइटिंग सुंदर होती है ना, उसे जो है कैलीग्राफी जो है वो कहा जाता है। तो कैलीग्राफी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आया था कि एडवर्टीजमेंट ऑफ डेड पर्सन इन न्यूज़पेपर, तो उसे जो है क्या कहा जाता है। तो उसे जो आपका एबिचुअरी जो है वो कहा जाता है। तो ऑबिचुअरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आइडम एंड फ्रेज की बात कर ले तो आइडम एंड फ्रेज में जो आपका पूछा गया था कि कॉस्ट ऑन आर्म एंड ए लेग, इसका जो आपका आइडम जो वो पूछा गया था। तो देखिए इसका जो सही आइडम होगा ना, वो आपका वेरी एक्सपेंसिव होगा। तो वेरी एक्सपेंसिव आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कोई चीज़ जो वो बहुत महंगा होता है, ये जो आपका पूछा गया था। इसके अलावा बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स का जो है आपका आइडम जो वो पूछा गया था। इसके अलावा अगर रफली बात कर ले तो आपके जो 5 से 7 क्वेश्चन जो आपके सिनोनिम और एंटोनिम के पूछे गए थे। एरर से जो आपके 5 से 6 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। आइडम फ्रेजेस से जो है बच्चे के द्वारा मुझे मिला कि 10 से 12 क्वेश्चन जो है आपके आइडम फ्रेज से ही पूछे गए थे। स्पेलिंग एरर से जो आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसे आप आरसी बोलते हैं, उसमें आपका 1 क्वेश्चन जो वो पूछा गया था। पैसेज से भी जो आपका एक पैसेज आया था आपका। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जो आपके 4 से 5 प्रश्न जो है वो देखने को मिले थे। इसके अलावा अगर मैथ्स की बात कर ले तो देखिए एलसीएम एचसीएफ से जो है आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो वो जो देखने को मिला था। और ये जो आपका जो है दिया गया था नंबर। उसके बाद शंकु से जो है आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ट्रिग्नोमेट्री से जो आपके 3 क्वेश्चन आए थे। टाइम वर्क से जो आपके 2 क्वेश्चन आए थे। एसआईसीआई से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था। डीआई से जो आपका 5 से 6 क्वेश्चन जो वो पूछा गया था। सिंप्लीफिकेशन से आपके 3 क्वेश्चन। अलजेब्रा से आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके अलावा बॉट एंड स्ट्रीम से आपके 1 क्वेश्चन। चाल समय दूरी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन। इसके अलावा लाभ और हानि से जो है आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। एवरेज स्पीड से जो है आपके 2 क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा अगर रीजनिंग की बात कर ले तो मिरर से यानी दर्पण से जो है आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। सीरीज से जो आपके 3 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। नो चेंज जिसमें आपका जो दिया रहता ना कि a प्लस बी के स्थान पर आपका प्लस होगा, इसके बाद b के जगह पे जो आपका माइनस या फिर डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई होगा। इस प्रकार से जो आपके क्वेश्चन है ना 7 से 8 प्रश्न जो वो देखने को मिले थे। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट से जो आपके 3 क्वेश्चन जो है देखने को मिला था। एनालॉजी से आपके 3 से 4 प्रश्न देखने को मिला था। डायरेक्शन से आपके 3 प्रश्न। पासे से भी जो आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके अलावा अल्फ़ाबेट सीरीज से जो आपके 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले थे। सिलोजिज्म से आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसके अलावा ब्लड से जो आपके 2 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग से आपके 3 से 5 प्रश्न देखने को मिला था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कैलेंडर और वॉच से जो है आपके कोई भी प्रश्न जो वो नहीं पूछे गए थे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट से जो आपके 3 प्रश्न जो वो देखने को मिले थे। तो ये जो आपका ओवरऑल आपका जो है रिव्यू है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नया है तो इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।